I'm talking today to Ramveer Tawar from a village called Jhundpura in Noida, यूपी। रामवीर तंवर ने 2018 में एक जर्नी शुरू करी और वो जर्नी थी अपने गांव में पुस्तकालय बनाने की। और आज 2022 में जैसे हम बात कर रहे हैं 225 से भी ज्यादा पुस्तकालय हैं, जिसमें से 200 करीब यूपी के अलग अलग गांवों में एस्टैब्लिश हुई है और बाकी 25 अलग अलग प्रदेशों में एस्टैब्लिश हुई है। और ये सब हुआ है उनके डे जॉब के साथ। वो एक स्वयं मैकेनिकल इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर है और एक कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये मिशन डेवलप किया और लोगों को प्रोत्साहन दी कि उनके साथ ज्वाइन करें और गांव गांव में लाइब्रेरीज बनाएं। रामवीर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं आज इनकी झुंडपुरा लाइब्रेरी में हूं, जहां पे करीब 8-9 हजार किताबों का कलेक्शन है। आपको दिख रही होंगी कुछ हमारे पीछे, और कई बच्चे यहाँ पे इस वक्त बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। और जनरली ये बच्चे ऐसे वर्गों से हैं जहां इनके घर में इनको पढ़ाई की जगह नहीं मिलती, तो यहाँ आके उनको एक डेडिकेटेड पढ़ाई की जगह मिलती है, समय मिलता है। रामवीर, सबसे पहले ये बताइए कि ये सब सोच के पीछे क्या आवाज थी, क्या प्रेरणा स्तोत्र था? जी पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हर्ष सर, आप आए और हमारी लाइब्रेरी में, और ये जानकारी पूरे देश तक पहुँचनी चाहिए कि ये पुस्तकालय की मुहिम कैसे शुरू हुई और कहाँ से ये बीज रोपण हो। और मैं आशा करता हूँ इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी, लोग ज़रूर जागरूक होंगे और अपने अपने गांव में इसकी पहल करेंगे। आपका जैसे सवाल है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ इसकी माइंड में क्लिक किया। सर, वर्ष 2018 में इस पुस्तकालय की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत के पीछे कारण कुछ ऐसे रहे कि मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ सर। जैसे कि आपने बताया कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और गांव में बहुत ही, अगर आप रेशो देखें, शिक्षित वर्ग का रेशो देखें तो बहुत ही कम है जी। और मेरे माइंड में हमेशा ये टीज रहती थी, जब भी मैं अपने ऑफिस में भी बैठ के काम करता था तो मेरे माइंड में ये जरूर घूमता रहता था कि किस तरीके से आप अपने गांव में लोगों को एजुकेशन की तरफ मोड़ सकते हैं। तो वो दिमाग में चलता रहता था। और जैसे कि जिस पुस्तकालय में आप अभी बैठे हुए हैं, इस पुस्तकालय में सामाजिक तत्व का ज़्यादा सक्रिय थे। तो गांव के अगर भले की बात करें तो कुछ हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कई बार इस पर मुद्दा उठाया और वो चाहते थे कि ये सब यहाँ से हट जाए और यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि हमारे जो युवा आने वाली जनरेशन है उसका उद्धार हो सके। तो ये बात मुझे भी पता चली, और जब पता चली तो हम लोगों ने सबने मिलके इसके बारे में सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि हमारी जो जनरेशन है उसके लिए कुछ टर्निंग पॉइंट बने। तो जो लोग नशे की तरफ या फिर जो लोग असामाजिक तत्व की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उनको हमें मोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि कुछ भला हो सके। तो माइंड में कई लोगों के साथ बैठ के चर्चा करने के बाद माइंड में ये क्लिक हुआ कि क्यों ना हम इस जगह पर, पंचायत घर में, एक लाइब्रेरी बनाएं। जब लाइब्रेरी बनेगी तो यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे गांव का माहौल अच्छा हो जाएगा। तो ये जो डिसीजन था ये सभी गांव वासियों को अच्छा लगा, और हमने जैसे ही मीटिंग की वर्ष 2018 में, हमने जनवरी के महीने में इसकी मीटिंग की थी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला, बड़े बुजुर्गों ने, गांव के सभी लोगों ने इस बात को सराहा कि अगर गांव में पुस्तकालय बन जाता है तो नो डाउट बहुत ही अच्छा काम होगा। तो 3 मार्च 2018 में इस लाइब्रेरी की उद्घाटन किया गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और हमने इसकी शुरुआत की। तो ये तो इसकी शुरुआत थी सर। और अभी जो ये 225 अलग अलग गांवों में लाइब्रेरीज हैं, वहां पे भी ये शायद पंचायत घरों में है या पंचायत की कोई बिल्डिंग में है जी। वहां पे भी क्या इसी प्रकार की प्रॉब्लम थी कि कुछ असामाजिक बात? मुहिम ग्राम पाठशाला मुहिम है। इस मुहिम को सन 2020 में शुरुआत किया गया। उससे पहले मैं जिस पे काम कर रहा था वो मेरा मिशन था, मिशन 100 रूरल लाइब्रेरी। ये अपने गांव की पुस्तकालय बनने के बाद हमने 2 महीने बाद सोचा कि
क्यों ना अगर ये हमारे गांव में बन सकती है पुस्तकालय, तो देश के मतलब कई गांव में बन सकती है ऐसे पुस्तकालय। तो मैंने इस पे इंडिविजुअली मैंने काम करना शुरू किया और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी करना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। सोशल मीडिया पे मैं जब जैसे एक्टिव हुआ, मैं पोस्ट डाला करता था, तो लोगों को समझ में आने लगा कि लाइब्रेरी बना सकते हैं हम लोग। तो 9 लाइब्रेरी के आसपास हमने मतलब 2020 तक हमने बना दिया था। तो जिसमें कि गोरखपुर में 2 लाइब्रेरी बनी थी और आपके बुलंदशहर में, दादरी में, तो कई गाँव के अंदर लाइब्रेरी बन चुकी थी। तो उसके बाद ये जो जैसे आपने बताया कि जो मुहिम ग्राम पाठशाला, एक हमारी बड़ी टीम का गठन किया गया, क्योंकि लक्ष्य इसमें फिर हमने बड़ा रखा। देश के सभी गांव के अंदर पुस्तकालय का लक्ष्य रखा गया और इसमें हमारी टीम में लगभग 250 के आसपास मेंबर्स हैं जो इसमें सक्रिय हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। और अब तक 225 गाँव के अंदर पुस्तकालय बन चुका है। रही जगह की बात, तो जो लाइब्रेरी बनती है वो सार्वजनिक जगह पर बनती है सर। मतलब उसमें आपका पंचायत घर भी हो सकता है, उसमें बारात घर भी हो सकता है, आपकी मतलब दुकड़िया बोलते हैं गांव में, जहाँ पर एक मीटिंग की जाती है, चौपाल पे भी हो सकती है। तो जो भी सार्वजनिक जगह है, मंदिर मस्जिद के अंदर भी होती है, क्योंकि कई गाँव के अंदर मंदिर में बनी है, कई गाँव के अंदर मस्जिद के अंदर भी बनी है। तो जहाँ पर भी एक सार्वजनिक जगह हो जिसमें किसी एक इंडिविजुअल का कोई रोल ना हो, ऐसी जगह पर आप पुस्तकालय बना सकते हैं। हाँ, परेशानियां तो जरूर आती है, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आ सकती, क्योंकि परेशानी आती है, परेशानियों की वजह से ही ये रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो कई गांव के अंदर आई परेशानियां, और लेकिन जब एक आप डिसीजन एक अच्छा रखते हैं तो ये सब परेशानियां पीछे रह जाती हैं और आपका जो लक्ष्य होता है वो जरूर विजयी हो जाता है। सबसे बड़ी अड़चनें किस प्रकार की आती हैं? सबसे बड़ी अड़चनें तो खासकर इतनी बड़ी अड़चनें तो कभी नहीं आई, लेकिन हाँ, जब कुछ मतलब लोगों को मनाना, वो कई बार लगता है कि हाँ, कई लोग जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन लोगों को अपने साथ जोड़ना थोड़ा सा टास्क हो जाता है। लेकिन हाँ, जब एक लाइब्रेरी की बात की जाती है तो सबका झुकाव ऑटोमेटिकली इसकी तरफ हो जाता है और लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जीवन के ऐसे कौन से क्षण हैं, पर्टिकुलरली जब आप बड़े हो रहे थे, जी, जिनका प्रभाव परिवार से आपके ऊपर है कि समाज के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए? जी सर, दरअसल क्या है कि मेरे फादर साहब 2013 में एक्सपायर हो गए थे। उनका लक्ष्य था, मतलब उनका एक सपना था कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने। वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हमारे भी कि मैं तैयारियां नहीं कर पाया। हमें बताने वाला कोई नहीं था कि हमें क्या करना है आगे। इंजीनियरिंग भी मैं अपने दोस्तों को देख देख के बन गया। तो उनका सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब जो सिचुएशंस मैंने फेस की है, हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो मुझे लगा कि ऐसे हमारे गांव के और बच्चे ना करें। ये जितने भी हमारे सर्कल में बच्चे होते हैं, इन सबको भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बताने वाला नहीं होता। तो अगर एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर ये बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकें, और जहाँ पर अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स या बड़े बड़े अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स आकर अगर उन बच्चों को मोटिवेट करें, मार्गदर्शन करें, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मेरा सपना टूटा है, मैं चाहता हूँ किसी और का सपना ना टूटे। मेरे पिता अगर चाहते थे तो मैंने वही चीज़ ठानी कि अगर मैं उनका सपना पूरा नहीं कर सका तो और बच्चों का सपना ना टूटे। तो ये मेरी एक जो टीज थी वो आज एक क्रांति के रूप में बन चुकी है। इंग्लिश में एक कहावत है, द रियल डिस्कवरी लाइज इन नॉट चेंजिंग द लैंडस्केप बट इन चेंजिंग द आईज, एंड बुक्स डू दैट। यस, मतलब ये कि नजारा बदलने का फायदा नहीं है, नजर बदलो, नजर, और वो किताबों के जरिए से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से एक एनोनिमस है, किसने ये चीज बोली थी ये भी नहीं मालूम है। तो आप ये बताइए कि बच्चों की नजर कैसे बदल रही है आपके अनुभव में पिछले 3-4 साल में? क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको लगता है नजर बदल रही है? नजारे बदले या ना बदले? जी 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 जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि हम सब ये चाहते हैं, हमारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि हम एक अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छे लेवल पर पहुंचे। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी मोरल ड्यूटीज भी होती है सर। हम अपने आसपास के समाज को बदलें। हम कोशिश ये करें कि हम अपने बहन भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, सबके लिए एक हमारी भावनाएं अच्छी बने।
तो इनके साथ साथ जैसे लाइब्रेरी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आज तक, जितनी भी लाइब्रेरीज बनी हैं हमारे मिशन के द्वारा, तो इन लाइब्रेरीज में बच्चे तो पढ़ रहे हैं, नो डाउट्स। अभी मैं आपको बताऊं तो गाजियाबाद में एक हमारा गांव चिरौड़ी गांव है जी, उसमें हमारे लगभग 18 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 13 बच्चे हमारे गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट हुए हैं, बाकी हमारे बच्चे बीएसएफ में और अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। बहुत गुड। तो इसके साथ साथ जो नज़ारे आप जैसे बोल रहे हैं कि मतलब नज़ारे, मतलब हम लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, तो मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी कई लाइब्रेरीज में सर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों के अंदर जब पढ़ते हैं वो बच्चे, तो उनके अंदर बिल्कुल भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ये अदर कम्युनिटीज से है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सब भाई बहन है। इतना प्यार उन लोगों के बीच में होता है कि अगर किसी को एक डाउट होता है तो सारे लोग एक साथ मतलब बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब हम अपने लक्ष्य के साथ साथ हम एक माहौल को भी क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाले समय में एक सकारात्मक रूप धारण करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर और भी जगह आपको धर्मों के कटाक्ष मिलेंगे, लेकिन जो हमारी लाइब्रेरीज बना रही है सर, ये उन चीजों के लिए दवाइयां बना रही है, मतलब डोज, ऐसी डोज बना रही है, जैसे कि एंटीडोज बना रही हैं जो इन चीजों को खत्म है ना। एक आपको उसके बीच में भावनाएं मिलेंगी, इमोशंस मिलेंगे, सौहार्द, मतलब बहुत पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल हमारे नजरिए को बदल रहा है बहुत ज्यादा। और व्यक्तिगत रूप से जी आप में क्या बदलाव हुआ है? ये लाइब्रेरी जब नहीं थी जी और आप एक जॉब कर रहे थे, जी, और अब जब ये लाइब्रेरी है, ये एक जिम्मेवारी भी है और लोगों को प्रोत्साहन भी देना है, जी। तो व्यक्तिगत रूप में आप में क्या बदला है? हाँ सर, मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी ऐसे बोलते होंगे कि हमने समाज को बदल दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ सर, समाज ने हमें बदला है। क्योंकि सभी हम एक न्यूक्लियर फैमिली से हैं, और हम सीमित रहते हैं सभी लोग। सभी लोगों के ये थॉट्स रहते हैं कि मैं, मेरा परिवार, और इसी थॉट से मैं भी चल रहा था। लेकिन मुझे जब ये लगा कि केवल परिवार ही हमारा नहीं है, ये देश भी हमारा होना चाहिए, ये गांव भी हमारा होना चाहिए, जिला भी हमारा होना चाहिए। हम सबको ये जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए कि हम परिवार से अलग भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। हम सबकी एक मॉरल ड्यूटीज़ है, हमारी एक सोशल ड्यूटी है कि हम अपने समाज के लिए सोचें, क्योंकि अगर 23 साल का भगत सिंह देश के बारे में ना सोचता तो शायद इतनी बड़ी हमें आज़ादी न मिलती। तो जब भगत सिंह जैसे लोग 23 साल की उम्र में बलिदान दे सकते हैं, तो हमें बलिदान नहीं देना सर, हमें समय देना है, हमें सोच देनी है इस समाज को, जिससे कि ये परिवर्तन है। और जैसे कि मेरे अंदर अगर आप कहेंगे परिवर्तन कितना है, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है सर कि मैं किसी चीज़ को ये नहीं बोलता कि ये मेरी है, हम ये कहते हैं कि हमारी है। हमारी जो टीम है, जिस टीम से के साथ हम काम कर रहे हैं, ग्राम पाठशाला टीम में, इसने हमें ये सिखाया है कि ये हमारा है, देश हमारा है, हमें इसे बदलना है। हमें किसी राजनेता से या हमें अपने किसी भी प्रतिनिधि से ये नहीं सोच रखनी है कि ये बदलेंगे हमारे देश को तो हमें बदलना है सर, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। तो ये मेरे अंदर सर चेंजेस आए हैं, और जो मतलब जोगी जो होते हैं ना सर, जो गांव घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, वो फकीर होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से घूमते हैं सर। तो आज के समय में हम भी फकीर ही बन चुके हैं सर, और हम भी परहेज नहीं करते हैं किसी भी गांव में भीख मांगने से। हम गांव में जाते हैं और भीख मांगते हैं कि हमें झोली फैला कर पुस्तकालय दे दीजिए, और जिससे कि आप ही के गांव के बच्चों का उद्धार हो जाए। तो निस्वार्थता, प्रेम, ये जो वैल्यूज हैं दोनों, ये लाइब्रेरीज के माध्यम से बच्चों में किस तरह से पल रही हैं अब? सर क्या होता है कि जैसे हमारी पुस्तकालय तैयार हो जाती है, किसी भी गांव की पुस्तकालय जब तैयार हो जाती है, तो उस पुस्तकालय को बनाने में जो अहम भूमिका होती है वो गांव की एक पर्टिकुलर टीम की भूमिका होती है, जब तक वो बन जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मतलब वही टीम उसको हमेशा रन करे।
तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चों को इस लाइब्रेरी के अंदर पढ़ना होता है, हम उनको इस गांव की मुहिम से जोड़ते हैं कि आपको अपने गांव के पुस्तकालय जो आपके बड़े भाई या चाचा ताऊ बना के दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरी के लिए श्रमदान तो दे सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ज़रूरी नहीं कि उनके पास पैसे हों, लेकिन जब बड़े हमारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं या फिर युवा होते हैं, वो उसमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो जो ये बच्चे होते हैं तो उनसे हम श्रमदान लेते हैं सर, जिससे कि जब ये लाइब्रेरी बन जाए तो उनके एक इमोशंस इससे अटैच हो जाए, क्योंकि आपको पता है सर, जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो आप उसका ध्यान भी रखते हैं, फिर अगर कोई इसमें गंदे पैर से ना आ जाए, तो आप अपने पेड़ को जब बचा के रखते हैं तो आप उसे जानवर से भी बचा के रखते हैं। तो इसी तरीके से हम बच्चों को इससे जोड़ते हैं, श्रमदान कराते हैं, बच्चों को सपोर्ट कराते हैं कि देखिए बेटा ये हेल्प कराइए, ये हेल्प कराइए। तो जब बच्चे इसमें अपना श्रमदान देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब ये तैयार हो जाता है ना, तो इससे उनकी बॉन्डिंग्स क्रिएट हो जाती है सर। जब बॉन्डिंग्स आपकी क्रिएट हो जाएगी तो इस लाइब्रेरी को संभालने के लिए वही बच्चे सबसे आगे आते हैं। अगर मैं अपनी लाइब्रेरी की बात करूं तो ये लाइब्रेरी ऑटो पायलट मोड पे है सर। अच्छा। इस लाइब्रेरी को चलाने वाले यही बच्चे हैं। अब हमें यहाँ बैठने की हमेशा जरूरत नहीं है, हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस लाइब्रेरी को खोलेगा कौन, इस लाइब्रेरी को रात को बंद कौन करेगा। ये जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों की है। ये सुबह आते हैं, बड़ी जल्दी आ जाते हैं बच्चे और इसके ताला खोलते हैं, इसमें बैठते हैं, साफ सफाई, अंदर की साफ सफाई यही बच्चे खुद करते हैं। और इसको बंद करने की जब बात आती है तो ये जो सबसे लास्ट में जाता है बच्चा, वो इसको बंद करके चला जाता है। अच्छा। तो ये इनके अंदर, बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और एक दूसरे के साथ प्रेम आ रहा है। प्रेम किस तरीके से आ रहा है कि जब आप सारे बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ेंगे और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट्स होता है तो सारे सपोर्ट करते हैं, ये पूछते भी हैं भैया बताइए। तो ये देखिए कंपटीशन का वर्ल्ड है ये। आप देखते हैं कि हर किसी के अंदर दौड़ लगी हुई है आगे निकलने की, है ना। तो जब रेस लगी हुई है दौड़ने की, आगे निकलने की, तो लेकिन जब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ठहराव आता है, शांत। आप देख रहे हैं कितना शांत माहौल है यहाँ पर, है ना। तो ये अध्ययन केंद्र है। जब आप अध्ययन केंद्र में बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो स्वाभाविक है कि मतलब आपका मन बड़ा शांत रहता है और एक दूसरे के प्रति झुकाव हमेशा रहता है। तो ये यहाँ पर शुरुआत है। बच्चे एक दूसरे के प्रति प्रेम मानते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट मानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं सर। रामवीर, क्या कुछ ऐसा आपने सर्वे किया है कि लाइब्रेरी खुलने के बाद स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें रिजल्ट्स क्या हैं, टीचर्स वहाँ के क्या बोलते हैं? सर एक बार हमारी लाइब्रेरी का अगर मैं बात करूं तो 2020 में एक बच्ची हमारे यहाँ से रेगुलर पढ़ाई करती थी सर। उस रेगुलर वैसे उसने अपना स्कूलिंग छोड़ दिया था सर, क्योंकि फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी आ रही थी उसके बच्ची के साथ कि उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उसकी मम्मी के पास इतना मतलब सपोर्ट नहीं था कि उसे पढ़ा सके। तो एक साल उस बच्ची की 7वीं क्लास जो है, 7th क्लास, उसका गैप हो गया था। वो बच्ची यहाँ लाइब्रेरी में आके बैठ के पढ़ना शुरू किया उसने। और हमने एक दो बार उसके साथ जब चर्चा की, मैंने उससे पूछा बच्ची से, तो मुझे वो बच्ची बड़ी टैलेंटेड लगी। तो हम बच्चियों की पीटीएम भी किया करते थे। तो जब हमने बच्चियों की पीटीएम की तो उसकी मम्मी भी आई थी यहाँ पर। उसकी माता से हमने कहा कि बच्ची तो आपकी बड़ी समझदार है, तो आप इसे पढ़ाते क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि भैया थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प, मतलब दिक्कत है हमारे यहाँ पर, हम पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा आप बेटे को क्यों पढ़ा रहे हैं? अच्छा। उन्होंने बोला कि बेटे को तो पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटियों को भी पढ़ाइए आप। और जब मैंने उनको बोला कि आपकी बेटी इतनी बुद्धिमान है, इतनी तेज है, तो आपको तो बिल्कुल पढ़ाना चाहिए कि भाई आपके तो मतलब आपका नाम बड़ा रोशन करेगी। तो उन्होंने फिर उसका दाखिला जो था 8वीं क्लास में कराया और उस बच्ची ने अपनी इसके अंदर 90% लेके आई थी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और बड़े बच्चों की बात रही तो बड़े बच्चों की तो खैर क्या ही कहने। अब हमारे बच्चे, मतलब अगर मैं बताऊं तो अलग अलग गाँव में, जैसे गनौली गाँव में, चिरौड़ी गाँव में, कलदा, कचेड़ा, दुजाना और बहुत सारे गांव के अंदर अब बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं सर। बच्चे ये साबित कर रहे हैं कि लाइब्रेरी होने से ही बदलाव आ गया है। कुछ ऐसे भी किस्से होते हैं क्या आजकल? मेंटल डिप्रेशन के बहुत इंसिडेंसेस हैं, तो आपको ऐसे भी सिचुएशंस कुछ फेस करनी पड़ती है जहाँ बच्चे
मायूस आते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड आते हैं, लेकिन यहाँ आके उनका मनोबल बदल जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हें एक माहौल नहीं मिल पाता। उन्हें ऐसे बच्चे नहीं मिल पाते जिनके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सके, है ना। उन्हें कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का एग्जाम आने वाला है, लेकिन तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाई, तो बच्चे ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो वो जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उन बच्चों के अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। और हमारी अलग अलग लाइब्रेरीज पे हम मोटिवेशनल सेशंस भी करते हैं सर। अच्छा। हमारे एक बड़े भाई अमर चौधरी हैं, जगवीर भाटी जी हैं, और हमारे साथ अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। जब वो बच्चों के साथ बैठते हैं और वो बच्चों को बताते हैं कि हम भी आप ही के जैसे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज बच्चों के अंदर तब आता है जब बच्चों को लगता है कि यार ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये तो क्रैक कर देंगे, लेकिन हम तो इतने अच्छे परसेंटेज भी नहीं है हमारी, हम इतने अच्छा पढ़ने में भी नहीं है, लेकिन हम कैसे क्रैक करेंगे, तो वो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जब हम मोटिवेशनल सेशंस करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि मतलब जो जितने भी आज यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, जितने भी आईपीएस आईएएस बन चुके हैं, वो बहुत बड़े रैंकर्स नहीं थे, वो एक एवरेज मार्क्स लेके आया करते थे। सडन चेंज जो आता है आपके माइंड में ना, जब आप तैयारी करने बैठते हैं, तो तब आप ये सब चीज कर पाते हैं। तो जब ये बच्चे जानते हैं तो बच्चों को पता चलता है, उनके अंदर बूस्ट अप होता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली। जब वो सुनते हैं कि हाँ यार हम कुछ अलग नहीं है, हम भी नहीं की तरह है, तो उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जरूर लाइब्रेरी का रोल रहता है कि मतलब ऐसे बच्चों के अंदर भरोसा जग जाता है, तो वो लोग फिर मेहनत भी करते हैं। तो इस तरीके से अभी तक की इस जर्नी में जी कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आप नाम बताना चाहेंगे कि जिनके बिना ये जर्नी जहां तक आई है, जो रास्ता अभी तक तय किया है, उनके बिना नहीं हो सकता था? जी, देखिए, इस जर्नी तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोल तो मेरी फैमिली का है, क्योंकि हम फैमिली को कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसी की ताकत होती है जो हमें एक हिम्मत देती है कि आप जाइए और काम कीजिए समाज के लिए। तो इसमें मेरी माँ का और मेरी अर्धांगिनी का सबसे बड़ा रोल है, और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही जो मेरी लाइफ में जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक डॉक्टर पवन खटाना जी हैं जी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके गांव में लाइब्रेरी बनेगी तो क्यों आप अपने गांव तक ही सीमित रहेंगे। तो मुझे तब लगा कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे आगे भी जाना चाहिए। और इसके बाद मिशन 100 के बाद जो ग्राम पाठशाला जहाँ से जन्म हुआ, वो हमारे बड़े भाई लाल बहार जी हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य है या जो मेरा सपना था, उनके बगैर वो पूरा नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि मुझे कई सालों लग जाते इस चीज़ में। तो बड़े भाई लाल बहार जी और हमारी टीम के समस्त जितने भी लोग हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें अमर चौधरी भाई हैं, जगवीर भाई हैं, अजय पाल नागर जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, देवेंद्र भाई हैं। तो नाम तो ना ले पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी टीम है सर, है ना। तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि देश में अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो ये लाइब्रेरी का काम सबसे बड़ा मूवमेंट है इस समय पे। क्योंकि जैसे अगर मैं कहूँ, दशरथ माझी जी जैसे लोग अगर एक पर्वत में रास्ता बना सकते हैं ना, तो ग्राम पाठशाला टीम जैसी और हमारी टीम जैसी ये पूरे देश के अंदर लाइब्रेरियों का वो पहाड़ जो है वो बना देगी कि मतलब लोगों के रास्ते आसान हो जाएंगे और ये देश शिक्षित वाला देश बना जाएगा। हमारा लक्ष्य भी है कि आइए भारत को पुस्तकालय का देश बनाए। तो हमारा लक्ष्य यही है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमारा देश पुस्तकालयों का देश कहा जाए। और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी, इसको एक ज्यादा गति देने के लिए, ज्यादा मोमेंटम देने के लिए जी, क्या करने की जरूरत है? हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? जो लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे, जी, इस वीडियो को देखेंगे, और बाकी जन हाँ, कैसे मदद कर सकता है कि इस लक्ष्य को और गति मिले? जी। इसके लिए हमने एक लाइन बोल रखी है कि जो शिक्षा की बात करे वो ही खुद में एक ग्राम पाठशाला है।
यानी अगर आप अपने बारे में आप खुद सोचते हैं कि मैं इस मुहिम को कैसे सपोर्ट करूं, तो आप अपने गांव में पुस्तकालय बना सकते हैं। आप अपने गांव के लोगों को, सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए और अपने गांव में आप लाइब्रेरी बनाइए। तो जैसे कि चेन सिस्टम होता है, आपने अपने एक दौड़ देखी है कि वो रिले रेस होती है, हमारी ये दौड़ उसी तरीके से है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम भी पूरे देश में हर जगह पहुंच पाए, लेकिन जिस तरीके से रिले रेस में वो पैटर्न हम देते हैं एक दूसरे को, उसी तरीके से ये करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम एक बार गए किसी गांव में, हमने उसे समझाया, तो अपने आसपास के गांव में, अपने जिले में वो उस तरीके से काम करे। अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने गांव के बारे में सोचना शुरू कर देगा, तो ये मिशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। फिर ये मिशन जो हमारा सपना है, हमारा गोल है भारत को पुस्तकालय का देश बनाने के लिए, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बशर्ते हमें ये ठानना होगा कि हाँ, मैं अपने गांव को छोड़कर तो आ गया, क्योंकि आज हम कमाने की दौड़ में, हम आगे बढ़ने की दौड़ में अपने गांव को पीछे छोड़ के आ गए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने ये बता दिया कि हमें शहर ही सब कुछ नहीं है, आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा, सब कुछ गांव के अंदर है। तो वही चीज़ है कि आपको अपने गांव के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि सभी की जिम्मेदारी यही है कि जिस गांव ने हमें आज इस लेवल पे ला के खड़ा किया है, उस गांव को हमें वापस कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। और मैं मानता हूं कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमें अपने गांव के लिए, अगर हमने अपने गांव के लिए अगर लाइब्रेरी बना दी, तो आप ये समझिए कि जितना भी आपका ऋण था वो आपने चुका दिया है गाँव को। तो हम सभी ये कर सकते हैं, ये बहुत कठिन काम नहीं है। हम सब अपने गांव के लिए छोटी छोटी अपनी टीम बनाएं और अपने गांव में पुस्तकालय बनाएं। बहुत खूबसूरत बात बताई आपने। ये जो लाइब्रेरी बनती है, अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे कुछ फर्नीचर हैं, रैक्स हैं, इतनी सारी किताबें आई हैं, और हॉल में कुछ फर्नीचर लगा हुआ है, चेयर्स हैं, बच्चे बैठ सकें, हर एक के लिए अलग अलग डेस्क है, पंखे हैं। ये कैसे इकट्ठा होता है सब कुछ? हाँ, देखिए क्या होता है कि जैसे आपके गांव में कोई भवन है, सार्वजनिक भवन अगर बना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको केवल फर्नीचर लगाना है। लेकिन जिस गांव के अंदर भवन नहीं है, तो उस गांव में आप अपने गांव के प्रधान से बात कर सकते हैं, जिला पंचायत से, या फिर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, MLA MPs होते हैं, आप उनसे भवन बनाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, भवन नहीं बन पा रहा है, आप खुद ही अपने उस पे बनाना चाहते हैं, तो आप पूरे गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके एक हॉल बना सकते हैं। उस हॉल में आप फर्नीचर डाल सकते हैं। ये फंड्स कहाँ से आते हैं? फंड्स आप अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे भवन बनाने के लिए, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप ही लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये मुहिम, हमारी जो मुहिम है वो इस तरीके से है कि आपको अपने गांव के लिए ही चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने गांव की लाइब्रेरी बनाने के लिए जी। और आप ही के गांव के बच्चे उसमें बैठकर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जिस तरीके से हम गांव में मंदिर बनाते हैं, मंदिर में हर परिवार का, हर घर से कुछ ना कुछ फंड्स होते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मंदिर बनाने के लिए। सेम इसी तरीके से गांव में पुस्तकालय बनाया जाता है। आपको हर घर से चंदा इकट्ठा करना होगा, चाहे जिसकी जितनी श्रद्धा हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, आप अपने गांव से चंदा इकट्ठा कीजिए और अपने गांव की लाइब्रेरी में लगाइए। तो फर्नीचर जो होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता। फर्नीचर इज़ नॉट, मतलब बहुत बड़ी डील नहीं है। बड़ी बात होती है अगर भवन बनाना, अगर आपको नए सिरे से भवन बनाना है, और अगर आपको पंचायत घर बनाया मिल गया है, तो मुझे लगता है 1.5 लाख के अंदर आपका फर्नीचर बहुत अच्छा बन जाएगा, जिसमें चेयर्स और टेबल्स वगैरह सब कुछ क्यूबिकल शेप में, जो हमारे वो होते हैं पढ़ने के फर्नीचर, उस तरीके से बन जाए, जिसमें कि बच्चे को केवल अपने आप को ही पढ़ देख सके, दूसरा कोई ना दिखे। तो उस तरीके का फर्नीचर आपके 1.5 लाख के अंदर, जिसमें 40-50 बच्चों की बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स बन सकती है इजीली। तो ये तो इसका एक्सपेंसेस है। तो जब ये रास्ता तय करना शुरू किया आपने, तो क्या आपको अपने लेवल पे, अपने परिवार के लेवल पे कंट्रीब्यूशंस, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस करने पड़े, और क्या आज क्या सिचुएशन है? जी, जब ये रास्ता तय किया था, तो शुरुआत में तो मेरी जॉब का भी मतलब ठीक था, मैं 6 साल हो गए थे मुझे काम करते करते। तो मैंने उस समय पे एक डिसीजन लिया था कि मतलब हाँ, मैं 10,000 रुपये के आसपास अपनी सैलरी में से हर महीने इस लाइब्रेरी को दूंगा। अच्छा। और इस मिशन को दूंगा, जो मैंने मिशन लेके चला था। तो
धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब ऐसी सिचुएशन आई कि हमने इसको 0 बजट कर दिया। अच्छा। मतलब अब ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है लाइब्रेरी, और ये सस्टेनेबल है। अब ये धीरे धीरे अपने आप चल सकती है जी। तो तब आकर मैंने फिर इस चीज़ को अपनी सैलरी से देना बंद कर दिया था। और हाँ, कई सारे चैलेंजेस तो रहते थे कि फैमिली से या फिर परिवार से बड़ी दिक्कतें रहती थी कि वो ये बोलते थे कि भैया तनख्वाह अपनी कहाँ लगा रहे हो तुम, है ना, अपने बच्चों के उसके बारे में सोचिए, ये सब सोचिए। लेकिन ये था कि मन में एक सपना था कि बस इसे तैयार करना है किसी भी तरीके से, एक अच्छे तरीके से बन जाए बस लाइब्रेरी हमारे गांव की। हाँ, गांव के लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ हमेशा। गांव के जितने भी हमारे भाई चाचा ताऊ होते थे वो मुझे बड़ा सपोर्ट किया करते थे। और हम अगर हम उनसे कहा करते थे कि हमें इस लाइब्रेरी को थोड़ा सही तरीके से फर्नीचर डालना है, तो सब आगे रहते थे हमेशा। मुझे बड़ा हेल्प हुआ सबकी तरफ से। और किताबें कहाँ से आती हैं सर, इसको किताबें के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है किताबों का, क्योंकि जैसे कि आप और मैं, हम सब पढ़े हैं, तो हमारे पास बुक्स वगैरह बहुत सारी रखी रहती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास इतनी बुक्स हो जाती हैं कि वो ना तो हम उन्हें बेच पाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा एक लगाव बन जाता है किताबों से। हम उन्हें बेचने में भी क्योंकि 10 रुपए किलो जो किताबें जा रही हैं, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो कई 500 रुपए 1000 रुपए की जो किताबें आई हैं, अगर वो 10 रुपए किलो जाए तो आप सोचते हैं कि इससे अच्छा मैं इन्हें यहीं रख लूं। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि हाँ, कोई ऐसी ड्राइव चल रही है, कोई ऐसी कैंपेन चल रहा है बुक्स का, कि जहाँ आप अपनी किताबों को दे सकते हैं और वो किताबें किसी के काम आ जाए, तो आपको अच्छा लगता है। वो कबाड़ी को देने से अच्छा आपको लगता है कि यार किसी लाइब्रेरी पे चली जाए और बच्चे इनसे पढ़ जाए। तो हमने भी ड्राइव चलाई, हमने 2019 से शुरू की ड्राइव। जब हमने ड्राइव शुरू करी तो हमें लगने लगा कि यार पता नहीं किताबें आएंगी या नहीं आएंगी, तो लोग धीरे धीरे हमें किताबें देना शुरू करा, और हमारे लाइब्रेरी पर ही आकर किताबें दिया करते थे लोग। तो अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो 50,000 के आसपास किताबें हमारे पास आ चुकी हैं और जा चुकी हैं। मतलब अलग अलग लाइब्रेरीज पे किताबें जा चुकी हैं। हाँ, तो मोर देन 8,000 तो हमारे पास है, बाकी हम इधर उधर लाइब्रेरी में पहुंचा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं जो हमें बुक्स पहुंचाती हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आपकी किताबें सही जगह जा रही है ना, तो वो लोग भी बिल्कुल भी झिझकते नहीं है हमारे पास किताबें भेजने में। जब ये बाहरी पढ़ाई, जी, लोग पढ़ने आते हैं यहाँ और स्कूल की पढ़ाई करते हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ, ये पढ़ाई जो है जीवन में कुछ कमाने के लिए है, नौकरी करने के लिए है, धंधा करने के लिए है, बिजनेस करने के लिए है। लेकिन इंटरनल ग्रोथ के लिए, बच्चों की इंटरनल ग्रोथ के लिए, उनके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, जो आवाज वो अंदर से सुन सकें कि ये सही है, ये सही नहीं है, विवेक कर सकें, इसके लिए क्या कुछ आप सोच रहे हैं कि कोई सूत्र आप ऐसा बांधेंगे आपकी इन सारी लाइब्रेरीज में, जिससे लोगों में, बच्चों में ये विवेक पैदा हो? ये अच्छा थॉट है। अभी भी आप धीरे धीरे हम भी इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसे कई सारे योग गुरु जुड़े हुए हैं जो बच्चों को मेडिटेशन की सिखाते हैं। हाँ। तो मेडिटेशन करने से तो काफी एकाग्रता आती है जीवन में। आपको पता चलता है कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है, आप क्या कर रहे हैं, विवेक आता है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं वैसे। और ये बच्चे भी बड़े, इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। जब ये लाइब्रेरी इन्होंने ज्वाइन नहीं की थी तो ये बड़े चंचल से थे। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं कि चंचल रहते हैं, कभी थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर में उठना, थोड़ी देर में ये है, डिसीजन ये है। बट अगर आप अब भी देखेंगे इन बच्चों को तो ये कंटिन्यू 8-8 घंटे, अब आप भी देख ही रहे हैं कि बच्चे कितनी देर से बैठे हैं। हाँ। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, और हम इस पे काम भी करेंगे। बहुत बढ़िया। रामवीर, और क्या आप बताना चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ सर कि हम सबको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन ही रूट कॉज है। अगर हमने इस जड़ पे काम नहीं किया तो ये देश नहीं बदल पाएगा। तो मैं आपको इस सवाल के रूप में पूछता हूँ। हाँ। और फिर आप आपके व्यूज दीजिए। जी जी जी। ये थॉट्स के पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एजुकेशन पे बहुत बड़ा महत्व देना होता है। जी। आप हम सबको
और सुनने वालों को, देखने वालों को कैसे प्रेरणा देंगे कि वो अपना कंट्रीब्यूशन बच्चों के एजुकेशन के लिए करें और अपने परिवार के ही बच्चों के लिए नहीं, पर हमारे देश के परिवार के बच्चों के लिए। जी 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 सर, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि हमारे गांव के जो लाइब्रेरी बनाने में कुछ ऐसे भी कारण रहे हैं कि मैं आसपास के बच्चों को देखता था। सर हमारे यहाँ स्लम्स एरिया ज़्यादा है, हाँ, तो मैं उन बच्चों को देखता था, छोटे छोटे बच्चे, मतलब अगर उनकी एक्टिविटीज़ में बताऊँ तो आप कहेंगे यार इन छोटे बच्चों को ये आदतें किसने डाली, क्योंकि वो लोग इतना एजुकेशन पे इतने ज़्यादा काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पिता मजदूर होते हैं, कईयों के पिता अपने अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन वो सब लो कैटेगरी के होते हैं बच्चे। उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि आपके लिए अच्छा क्या है ना, और क्या गलत है आपके लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता था कई बार कि अगर हमारी लाइब्रेरी में ये बच्चे आएंगे तो हम इन्हें ज़रूर बताएंगे। तो हमने कई सेशंस ऐसे किए हैं जिसमें हम बच्चों को बताया करते थे कि आपके जीवन के लिए गलत क्या है और सही क्या है। हमने उनको गुड टच बैड टच बताया, अच्छा, है ना। हमने हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर साहब आया करते थे अमेठी से, वो मैम आया करती थी, उन्होंने हर संडे हमारे यहाँ पर आई वो, और हर संडे उन बच्चों के साथ मतलब एक एक बच्चे के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, उन बच्चों के अंदर चेंजेस देखे। उन्होंने 3 महीने हमें यहाँ हमारे बच्चों को सेशन दिया, उन्होंने चेंजेस देखे इन बच्चों के अंदर। सेशन 1 मतलब डे 1 से और जो लास्ट सेशन था तब तक इन बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आए। सर मैं जो मानता हूँ हमारे देश में एजुकेशन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन ही एक रूट कॉज है जिससे कि आप इस देश को बदल सकते हैं। सर सारी चीज़ें बाद में है, पहले एजुकेशन और मोरल साइंस, अगर ये चीज़ें आपकी सही है तो आप एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। सर अगर आपके पास मोरल साइंस नहीं है, एजुकेशन है, तो भी आप अच्छे सिटीजन नहीं बन पाएंगे। और आपके पास अगर केवल मोरल साइंस है, एजुकेशन नहीं है, तो आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, मोरल साइंस और एजुकेशन, दैट इज मस्ट इन अ लाइफ फॉर अ बेटर सिटीजन। आप अच्छे सिटीजन बनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम लाइब्रेरी पर काम कर रहे हैं सर, तो ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों के लिए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल पर आप देख रहे होंगे कि यूपी में तो खासकर, मतलब और दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, लेकिन यूपी में भी काम नहीं हो पा रहा। मैं किसी एक गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, ये हम सबकी एक ड्यूटीज है। सर बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाएंगे ही नहीं पढ़ने, क्योंकि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का रेशो कम है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को भेज ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ 3-4 बच्चे कोई मुश्किल से पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। जब वहाँ पर काम ही नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएंगे, है ना। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें इन सब पे भी काम करने की जरूरत है। हम स्कूल्स पे काम करें, हम अपने लाइब्रेरीज पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, किस तरीके से हम बच्चों के अंदर मोरल साइंस बिल्डअप कर सकते हैं और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हम बच्चों को समझा सकें। और वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच हाँ बहुत फार एंड वाइड है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है, आप जानते भी हैं, और अच्छे अच्छे टीचर्स उसके अंदर होते हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन, हम उससे कितनी एफिशिएंसी ले पा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। रामवीर जी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे पर्टिकुलरली इस बात की खुशी है कि मैं इस एरिया में था और मैं यहाँ आके आपसे झुनपुरा की लाइब्रेरी में बात कर सका जी। और फॉर ऑल दी ऑडियंसेस, दिस प्लेस, दिस बिल्डिंग was known for all kinds of unpopular and all kind of unpopular things which any society would not accept. Today this building has been changed to an institution which brings children from the lower strata of society together to learn, to study and to grow. Thank you very much, Ramveer, and here's wishing you all the very best. और आपसे प्रेरणा लेके मैं जा रहा हूँ कि मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मैं वाइंड अप करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, केवल परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए, कम से कम अपने गांव के लिए तो जिम्मेदारी निभाएं। अपने गांव में पुस्तकालय के लिए ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको कभी भी सहायता चाहिए हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें नंबर्स मेंशन कर दिए जाएंगे। और
आप लोगों को किस तरीके से पुस्तकालय बनाने चाहिए, कहाँ बनाने चाहिए, वो सब हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं सर। तो देश को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपने गांव को बदलना पड़ेगा। बहुत कुछ सर, थैंक यू सो मच रामवीर, बहुत बढ़िया लगा।